गुड मॉर्निंग। मैं आर के चौहान, मेरे यूट्यूब चैनल धामपुर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने जो है वो कल जो चर्चा की थी वो की थी आपका ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है, कितने प्रतिशत होता है, भार के आधार पर कितना होता है, आयतन के आधार पर। तो हमने जो है वो आपका कल की वीडियो जो है वो आपका रुधिराणु पर छोड़ी थी। याद रखना रुधिराणु क्या होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, इसकी चर्चा जो है वो आपका आज ब्लड जो मानव ब्लड है या मानव रक्त है पार्ट 2 में करता हूं। याद रखना कि ये जो ब्लड है, जो रुधिराणु है, ये आपका हमारे शरीर में ब्लड का 40% भाग होती है। यानी जो हमारे मानव का ब्लड है वो 40% जो है वो क्या होती है, आपका रुधिराणु होती है। याद रखना इसके अंदर जो है वो हम चर्चा करते हैं आपका आरबीसी की, चर्चा करते हैं आपका डब्ल्यूबीसी की, और एक चर्चा करते हैं आपका प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स, यानी जिसे आपका रक्त बिंबाणु बोला जाता है। याद रखना कि रक्त बिंबाणु क्या होते हैं, आरबीसी क्या होती है और प्लेटलेट्स क्या होती है, इसकी एक एक करके जो है वो हम चर्चा करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपका आरबीसी की कि आरबीसी क्या है, तो यहां से जो है काफी सारे क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, आपका आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का मतलब होता है कि लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कंदरिकाएं। यानी आरबीसी जो है वो हमारे शरीर में क्या क्या काम करती हैं, इसकी चर्चा जो है वो आपका यहां पर करते हैं। मेरी आरबीसी जो होती है, आरबीसी का याद रखना कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो मानव के लाल अस्थि मज्जा में होता है। यानी मैंने जो है 2 अस्थि मज्जा बताए थे, एक तो आपका येलो बोन मैरो और एक आपका रेड बोन मैरो। तो हमारी रेड बोन मैरो, जो रेड बोन मैरो है, इस रेड बोन मैरो में जो है वो आपका आरबीसी का निर्माण होता था और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता था। लेकिन येलो जो बोन मैरो है, इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि येलो बोन मैरो में जो है वो आपका फैट बनने का काम होता था, वसा बनने का काम होता था। तो मेनली ये जो आपका आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण जो होता है वो आपका लाल अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में होता है। अगर मैं निर्माण की बात करूं तो लाल अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में होता है, कोशिकाओं में होता है। याद रखना कि जो आपका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में होता है। और इसके बाद जो है जो शिशु होते हैं, यानी जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु में जो है वो कभी कभी जो है वो ऐसा होता है कि इसमें जो है बोन मैरो नहीं पाया जाता है। तो जो हमारे छोटे बच्चे, जन्मजात बच्चे होते हैं, यानी जो आपके जन्मे हुए बच्चे होते हैं, तो जन्म के समय जो है हमारी आरबीसी का निर्माण जो है वो कहां पर होता है, आपका यकृत में होता है। यानी शिशुओं की आरबीसी का निर्माण कहां होता है, यकृत या प्लीहा में होता है। याद रखना कि इसके बाद जो है यदि मैं इसकी मृत्यु की बात करूं कि मृत्यु कहां होती है, तो वो आपका प्लीहा में होती है। यानी जो आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में होता है और मृत्यु जो है वो आपका प्लीहा में होती है। इसी के कारण से प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यानी मृत्यु जो है वो आपका प्लीहा में होती है, जिसके कारण से प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। याद रखना कि ये जो है वो आपका इसकी जो संख्या होती है मानव शरीर में वो अलग अलग होती है। यानी नर में अलग होती है और मादा में अलग होती है। यानी इनकी जो हमारे शरीर में आरबीसी की जो संख्या होती है वो मेनली नर में जो है वो आपका लगभग 55 लाख होती है और मादा में जो है वो आपका लगभग जो है वो आपका 50 लाख होती है। तो जिसके कारण से कुल संख्या जो है आरबीसी की जो है वो आपका 54 लाख प्रति mm³ कहा जाता है।
यानी जो मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या होती है तो दोनों के बीच की जो है वो आपका 54 लाख प्रति mm³ बता दिया जाता है। इसके बाद जो है यदि मैं अगर बात करूं कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जीवन काल जो होता है वो लगभग 100 से 120 दिन का होता है। यानी 100 से 120 दिन बाद जो है आरबीसी मरने लगती है और ऐसे में दूसरी आरबीसी जन्म लेने लगती हैं। ऐसे में अगर मैंने आपसे एक बात की थी, एक बिल्रुबिन की बात की थी, तो बिल्रुबिन क्या था मेनली यहां से समझेंगे कि समझिए कि आरबीसी जो है का जीवन काल जो है वो आपका लगभग कितना है, आपका 120 दिन या आपका 100 दिन। तो 100 से 120 दिन के अंदर आरबीसी मरेंगी और आरबीसी कहां पर मरती हैं, आपका पीलिया में। पीलिया में जब आरबीसी की मृत्यु जो है वो पीलिया में हो जाती है, तो आरबीसी की मृत्यु होने के बाद जो है पीलिया में होती है, तो ये आरबीसी जो है वो आपका किस में बदल जाती है, आपका आरबीसी बदल जाती है, आपका बदल जाती है किसमें, आपका बिलिरुबिन में। और बिलिरुबिन जो है वो आपका बिलिरुबिन कहां पर, अब एक बात बताइए आरबीसी कहां पर मर रही है, पीलिया में, तो बिलिरुबिन कहां बनना है, आपका पीलिया में। तो पीलिया से बिलिरुबिन जो है कहां पर चला जाता है, आपका पित्ताशय में चला जाता है। और पित्ताशय से जो है वो आपका आंत में चला जाता है और आंत के बाद जो है वो हमारे भोजन में क्या होता है, आपका मिल जाता है। और पाचन के दौरान जो है भोजन में मिलकर जो है वो आपका क्या होता है, आपका एक तरह से जो हमारी कोशिकाओं को चाहिए होता है या जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो रुक जाता है और बाकी का जो है वो क्या होता है, आपका मल द्वार से मल के रूप में बाहर आ जाता है। तो कुल मिलाकर बिलिरुबिन यहां से बनता है कि आरबीसी का जो मृत्यु होती है पीलिया में होती है और पीलिया में जो है आरबीसी बिलिरुबिन के रूप में तब्दील होती है और ऐसे में जो है आरबीसी की जो है वो आपका बिलिरुबिन से कहा चला जाता है, आपका सॉरी जो पीलिया में जब आपका बिलिरुबिन बनता है तो पीलिया से कहा जाता है बिलिरुबिन पित्ताशय में और पित्ताशय से आंत में और आंत में भोजन में मिल जाता है। इसके बाद जो है याद रखना कि आरबीसी को जो है एक नए नाम से और जाना जाता है और वो होता है आपका एरिथ्रियोसाइट्स। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लेता है कि आरबीसी को जो है एरिथ्रियोसाइट्स भी कहा जाता है, एरिथ्रियोसाइट्स भी कहा जाता है। याद रखना ये एरिथ्रियोसाइट्स जो है आरबीसी का दूसरा नाम है, तो इसको एरिथ्रियोसाइट्स भी कहा जाता है। इसके बाद जो है अगर मैं आरबीसी के व्यास की बात करूं कि आरबीसी का व्यास कितना होता है, तो आरबीसी का जो आपका व्यास है लगभग जो है वो आपका 7.5 फ्यूएम होता है। यानी आरबीसी का जो आपका व्यास है वो लगभग 7.5 फ्यूएम का होता है। अगर मैं आरबीसी की एक तरह से मैं कह दूंगा कि आरबीसी की जो है वो आपका मोटाई कितनी होती है, तो आरबीसी की जो मोटाई होती है वो होती है आपका लगभग 1 से 2 फ्यूएम। तो ये आपका व्यास जो है वो 7.5 फ्यूएम होता है और मोटाई जो है वो आपका 1 से 2 फ्यूएम होती है। याद रखना मानव शरीर में जो आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है वो आपका प्रति मिनट, यानी प्रति मिनट में जो है लगभग 1,40,00,000 आरबीसी का निर्माण होता है। 1,40,00,000 आरबीसी का निर्माण होता है। यानी मानव शरीर में जो है आरबीसी का जो निर्माण होता है वो आपका 1,40,00,000 जो आरबीसी होती है उसमें क्या होता है, आपका निर्माण होता रहता है मानव के शरीर में। इसके बाद जो है आरबीसी जो है वो क्या होती है, आपका आरबीसी भी जो है वो आपका ऑक्सीजन का संवहन करने में जो है हमारी मदद करती हैं। याद रखना कि आरबीसी में जो है वो आपका, अगर मैं आरबीसी की बात करूं कि आरबीसी में जो है एक प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन का नाम है आपका स्ट्रोमैटिन प्रोटीन। याद रखना स्ट्रोमैटिन प्रोटीन जो है वो आपका, यानी स्ट्रोमैटिन प्रोटीन जो है
वो आपका एक तरह से एक मतलब ये जो आरबीसी है इसके अंदर एक जाल बना हुआ होता है, और वो जो जाल होता है यानी इस आरबीसी का जो जाल बना हुआ होता है, आरबीसी के अंदर एक जाल बना होता है प्रोटीन का, उसे बोला जाता है आपका स्ट्रोमैटिन प्रोटीन। अब ये स्ट्रोमैटिन प्रोटीन जो है, ये जाल जो है, इसी जाल में जो है एक पदार्थ बनता है जिसे आपका हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन यानी इस जाल में जो है, स्ट्रोमैटिन प्रोटीन के जाल में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और इसके बाद जो है ये आपका जो हीमोग्लोबिन है, इसी हीमोग्लोबिन के अंदर जो है एक आपका मैं कह दूंगा कि एक तरह से प्रोटीन पाई जाती है जिसे आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन कहा जाता है, यानी लोह युक्त ग्लोबिन प्रोटीन कहा जाता है। तो ये जो आपका ग्लोबिन प्रोटीन है ये किसमें पाई जाती है? आपका इस हीमोग्लोबिन के लोह युक्त पदार्थ में। अब एक लोह युक्त पदार्थ है उसका नाम है आपका हिमेटिन, और जो पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन के लोह युक्त पदार्थ में। मेनली ये जो हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है वो आपका स्ट्रोमैटिन प्रोटीन के जाल में होता है। मेनली जाल जो है वो आपका आरबीसी का होता है, और आरबीसी का ये जाल जो होता है इस प्रोटीन का बना होता है। अब इसी के अंदर जो है वो आपका हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, हीमोग्लोबिन में लोह युक्त का निर्माण होता है, उसका नाम है आपका हिमेटिन। याद रखना ये हीमोग्लोबिन है क्या? ये हीमोग्लोबिन जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो आपका हिम और एक होता है आपका ग्लोबिन। यानी ये जो हीमोग्लोबिन है दो भागों से मिलकर बना होता है, और हिम वाला भाग भी जो है ये दो भागों से मिलकर बनता है, एक तो आपका आयरन और एक आपका पोरफायरिन। पोरफायरिन याद रखना, ये आयरन जो है ये हमारे शरीर में जो है वो आपका एक तरह से आयरन की पूर्ति करता है, आरबीसी के द्वारा की जाती है। तो कहा जाता है कि आयरन के कारण से ये हीमोग्लोबिन जो है वो कैसा होता है? आपका लाल होता है। यानी इसके कारण से जो है ये कैसा दिखाई देता है? आपका लाल दिखाई देता है। और इस हीमोग्लोबिन के कारण से जो है, यानी इस हीमोग्लोबिन के कारण से ब्लड लाल होता है, ब्लड लाल होता है। और इस ब्लड के कारण से आरबीसी का रंग भी कैसा होता है? आपका लाल होता है। यानी जो आयरन के कारण से हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, और इसके कारण से जो है वो आपका ब्लड का रंग लाल होता है, और ब्लड के कारण से जो है आरबीसी का रंग भी कैसा होता है? आपका लाल होता है। मेनली ये जो है वो आपका, इसके बाद पोरफायरिन जो होता है ये आपका एक तरह से कैल्शियम के साथ क्रिया करता है, और कैल्शियम के साथ क्रिया करने के साथ साथ जो है ये पौधों के हरे रंग में जो है अपना योगदान अदा करता है। तो पेड़ पौधों को जो हरा रंग दिखाई देता है वो आपका इसी के कारण से, पोरफायरिन के कारण से दिखाई देता है, जिसे आप कह देते हो क्लोरोफिल की क्रिया। इसके बाद जो है अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो याद रखना कि आरबीसी जो है वो आपका, यदि हमारे शरीर में एक तरह से हीमोग्लोबिन कम होती है या आरबीसी कम हो जाती है, तो ऐसे में एक रोग हो जाता है जिसे आपका रक्त क्षीणता कहा जाता है। यानी हमारे शरीर में यदि हीमोग्लोबिन या हमारे शरीर में जो है वो आपका एक तरह से आरबीसी कम होती है तो एक रोग हो जाता है, उसका नाम है आपका रक्त क्षीणता। यानी मनुष्य के अंदर जो है रक्त क्षीणता कब होती है? जब आरबीसी मनुष्य के शरीर में कम हो जाती है। याद रखना, इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो इसके बाद जो है देखिए आरबीसी जो है और भी काम में आती है। जैसे हमारे शरीर में सोते समय जो है वो आरबीसी जो है 5% कम हो जाती है। यदि कोई मनुष्य है या कोई मानव जो है वो आपका 4200 किलोमीटर की ऊंचाई पर चला जाता है, तो 4200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है वो आपका हमारे मनुष्य के शरीर में या हमारे शरीर में जो है 30% आरबीसी की वृद्धि होती है। कोई मनुष्य 4200 किलोमीटर ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद जो है उसके अंदर जो आरबीसी होगी वो आपका 30% की वृद्धि हो जाती है। याद रखना, आरबीसी की जो है वो आपका संख्या जो है हीमोसाइटोमीटर से नापी जाती है। यानी आरबीसी की संख्या हीमो
साइटोमीटर से नापी जाती है, यानी हीमोसाइटोमीटर से जो है आरबीसी की संख्या नापी जाती है। इसके बाद जो है याद रखना कि आरबीसी के अंदर जो है कोई भी आपका केंद्रक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका आरबीसी होती है, इसके अंदर जो है वो आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से ये आपका एक टॉफी आती है, जैसे अनपल्ली टॉफी होती है उसके आकार की होती है। याद रखना कि इसी के कारण से ये आपका पिचका हुआ भाग होता है और इसी के कारण से इसे जो है वो आपका उभया अवतल भी कहा जाता है। आरबीसी में केंद्रक ना होने के कारण से इसे उभया अवतल भी कहा जाता है। याद रखना कि एक आपका, जैसे मैं कह दूं कि एक जो है वो आपका कांच का गोला है या आपका कोई आपका दर्पण है, गोला है किसका, आपका कांच का। तो इस कांच के गोले से हम दो प्रकार के लेंस बना सकते हैं, एक आपका ये और एक आपका ये। तो ऐसे में हमें दो लेंस प्राप्त होते हैं, एक तो आपका ये और एक आपका ये। तो ये आपका एक तो होता है आपका जो आपका यहाँ पर परावर्तन किरणें पड़ेंगी वो आप सब वापसी आती हैं, और एक की परावर्तन किरणें जो है यहाँ पर पड़ती हैं, जिसके कारण से हमें ये वाला भाग जो है आरबीसी में दिखाई देता है। और ऐसे में जो है इसमें केंद्रक नहीं होता है, जिसके कारण से इसे उभया अवतल भी कहा जाता है। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूं कि यदि मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या नहीं बनती है या मनुष्य के शरीर में जो है आरबीसी नहीं बन पाती हैं, तो ऐसे में कौन सा रोग हो जाता है। यदि ऐसा हो कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी नहीं बन पाती है, तो ऐसे में जो है एक रोग हो जाता है जिसे आपका थैलेसीमिया कहा जाता है। यानी थैलेसीमिया रोग में जो है आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण से इसके निर्माण न होने के कारण से थैलेसीमिया रोग हो जाता है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करने लगूं कि आरबीसी को जो है वो आपका हीमोसाइटोमीटर से नापा जाता है, तो कुल मिलाकर हमारे अंदर यदि आरबीसी की कमी होती है तो भी एनीमिया हो जाता है, यदि आयरन की कमी होती है तो भी एनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो भी एनीमिया हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये सारे रोग जो है इसकी कमी के कारण हो जाते हैं। तो इतना आपके लिए आरबीसी के लिए बहुत है, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका उठा लेता है मेनली। इसके बाद जो है मैं बात करता हूं आपका नंबर 2, वो है आपका WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। याद रखना कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं इसे जो है वो आपका ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। याद रखना कि ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। WBC को दो भागों में तोड़ा जाता है, यानी एक तो आपका कर्णिका में WBC और एक आपका अकर्णिका में WBC। अब ये कर्णिका में WBC क्या है, अकर्णिका में क्या है। मेनली सबसे पहले मैं WBC का थोड़ा सा आपको विस्तार बता दूं कि WBC क्या होती है और कैसे कैसे जो है वो आपका काम करती है। मेनली जो आपका WBC है इसकी संख्या जो है हमारे शरीर में ज्यादा नहीं होती है। मेनली इसकी संख्या जो है वो लगभग जो है वो आपका 4 से 5 हजार होती है, यानी या कह देंगे 5 से 7 हजार जो है इसकी संख्या होती है, या कुल मिलाकर 10 हजार तक जो है इसकी संख्या हमारे शरीर में होती है। मेनली जो आरबीसी है वो आरबीसी के मुकाबले WBC जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कम होती है, और WBC को दो भागों में तोड़ा जाता है, एक तो कर्णिका में और एक आपका अकर्णिका में। याद रखना कि इसका जीवन काल भी जो है बहुत कम होता है, यानी 2 से 4 दिन का जो है वो आपका जीवन काल होता है। और WBC का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, और अस्थि मज्जा में ही जो है वो आपका ये परिपक्व हो जाती हैं, या इसकी मृत्यु अस्थि मज्जा में हो जाती है या आपका ब्लड में जाकर हो जाती है। याद रखना इसका कार्य जो है हमारे शरीर में कई संक्रमण रोगों को बचाना होता है, या संक्रमण जो वायरस बैक्टीरिया या जितने भी आपके वायरस होते हैं उससे लड़ना होता है। मेनली WBC को दो भागों में तोड़ा गया, तो एक को जो है वो बोला जाता है आपका कर्णिका में, और कर्णिका को बोला जाता है आपका ग्रेन्युलोसाइट्स।
यानी WBC को जो है ग्रेन्युलोसाइट्स भी कहा जाता है। तो इसके बाद जो है कर्णिका में WBC का मतलब क्या है, ये जो है वो आपका गोलाकार कोशिका द्रव्य वाली तथा 2 से 5 पालीयुक्त वाली कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक वाली कोशिकाएं होती हैं। यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है लेकिन WBC में केंद्रक होता है। मेनली जो WBC की कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाओं की चर्चा करते हैं। नंबर 1 न्यूट्रोफिल कोशिका, नंबर 2 इयोसिनोफिल कोशिका, नंबर 3 बेसोफिल कोशिका। बेसोफिल कोशिका यानी WBC की कर्णिका में जो कर्णिका में WBC है उसमें 3 प्रकार के कोशिकाओं की चर्चा करते हैं, न्यूट्रोफिल की, इयोसिनोफिल की और एक आपका बेसोफिल कोशिकाओं की। याद रखना कि इसके बाद जो है अगर मैं आपसे कहने लगूं कि ये कोशिकाएं क्या क्या होती हैं या कैसे कैसे जो है वो आपका काम करती हैं, तो सबसे पहले आती हैं आपका न्यूट्रोफिल। यानी ये दोनों जो है वो आपका WBC की भक्षी कोशिका होता है। यानी WBC की जो है भक्षी कोशिका होती है। भक्षी का मतलब कि ये दोनों जो है किसी भी पदार्थ को जो है वो आपको उत्सर्जन नहीं करती हैं और ये जो है WBC की भक्षी कोशिकाएं होती हैं। सबसे बड़ी तो नहीं कहूंगा क्योंकि सबसे बड़ी कोशिका मोनोसाइट्स होती है। तो ये जो है WBC की भक्षी कोशिकाएं होती हैं। और ये जो आपका इयोसिनोफिल है इसे जो है एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। इसे एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। यानी एसिडोफिल्स जो है वो क्या है आपका, एक तरह से मैं कह दूं इसे जो है एसिडोफिल्स कहा जाता है। और ये कहा जाता है किसे, आपका जो इयोसिनोफिल है, इयोसिनोफिल भी जो है वो आपका प्रतिरक्षा का कार्य करती है और इसे जो है एसिडोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करने लगूं आपका न्यूट्रोफिल की, न्यूट्रोफिल भी जो है वो आपका भक्षी कोशिका है, लेकिन ये जो आपका बेसोफिल कोशिका होती है ये भक्षी नहीं होती है, बल्कि ये तो आपका 3 प्रकार के पदार्थों का उत्सर्जन करती है। नंबर 1 हिस्टामिन, नंबर 2 सेरोटोनिन, नंबर 3 हिप्पेरिन। याद रखना कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन और एक आपका हिप्पेरिन ये बेसोफिल कोशिकाएं उत्सर्जित करती हैं। यानी इन पदार्थों का उत्सर्जन कौन करता है, आपका ये कोशिका करती हैं। याद रखना हिस्टामिन क्या है, सेरोटोनिन क्या है और हिप्पेरिन क्या है। इसके कारण से जो है वो आपका ब्लड पतला होता है और इसके कारण से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। यानी हमारे शरीर में जो है हिप्पेरिन कैल्शियम को निष्क्रिय करे रहता है और ऐसे में ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेशन करता रहता है। सेरोटोनिन जो है वो मानव शरीर में प्रतिरक्षात्मक कार्य करती है। हिस्टामिन जो है वो मानव शरीर में बहुत बड़ा योगदान होता है। मान के चलिए कि कभी कोई हमारे पीली मक्खी काट लेती है, तो पीली मक्खी के काटने से जहां पर पीली मक्खी काटती है तो वहां पर जो है वो आपका सोजन आने लगती है या आपका स्वेल आने लगती है। ये जो आपका पीली मक्खी होती है ये जब काटती है तो ऐसे में जो है एक हमारे ग्लैंडों से जो है वो आपका एक हार्मोन्स निकलता है और जिसे आपका क्या कहा जाता है, हिस्टामिन पदार्थ कहा जाता है। ये जो पदार्थ होता है वो जब पीली मक्खी काटती है तो निकलने लगता है और ऐसे में उस जगह पर इकट्ठा होने लगता है जहां पर जो है वो आपका पीली मक्खी काट लेती है। तो धीरे धीरे जो है वो आपका 3 से 4 दिन में अपना आप ही सोजन चला जाता है। उसका रीजन है ये जो हिस्टामिन है जो हमारे कोशिकाओं में जमा होता है, तो कोशिकाओं में जमा होने के साथ साथ जो है वो आपका 2 से या 3 दिन बाद या 2 दिन बाद जो है वो आपका मस्तिष्क से एक पदार्थ निकलता है जिसे आपका एंटी हिस्टामिन पदार्थ कहा जाता है। ये एंटी हिस्टामिन पदार्थ जो है हिस्टामिन को मारने लगती है और जिसके कारण से सोजन जो है वो आपका खत्म होता रहता है, क्योंकि एंटी हिस्टामिन ने हिस्टामिन पदार्थ को हटाना शुरू कर दिया।
और 3 दिन बाद जो है वो आपकी कोशिकाएं उसी आकार में आ जाती है जिस कोशिका आकार होती है। मेनली स्टेमिन का ही काम होता है। वो डॉक्टर लोग भी जो है कभी कभी ऐसा करते हैं कि सोजन आने के लिए जो है वो आपका एक मेडिसिन दे देते हैं जिसे आपका एंटी स्टेमिन मेडिसिन कहा जाता है। ये एंटी स्टेमिन मेडिसिन जो है वो आपका सोजन ना आने के लिए दी जाती है, क्योंकि ये एंटी स्टेमिन मेडिसिन जो है वो आपका स्टेमिन पदार्थ को निकलने ही नहीं देती है और ऐसे में जो है सोजन नहीं आ पाती है। इसके बाद जो है याद रखना कि इसके बाद जो है वो आपका आती है आपका न्यूट्रोफिल को जो है हेटेरोफिल्स भी कहा जाता है। हेटेरोफिल्स भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये कर्णिका में जो है वो आपका 3 प्रकार की कोशिकाएं आती हैं। एक तो आपका न्यूट्रोफिल जिसे हेटेरोफिल्स भी कहा जाता है, इओसिनोफिल जिसे एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, बेसोफिल जो है वो आपका 3 प्रकार के पदार्थों का उत्सर्जन करती है, जबकि ये दोनों कोशिकाएं जो है किसी भी प्रकार के पदार्थ का उत्सर्जन नहीं करती है। मेनली बेसोफिल जो है वो आपका स्टेमिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, हिपेरिन, ये 3 प्रकार के पदार्थ को निकालती है। स्टेमिन मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे काम करता है। सीरोटोनिन प्रतिरक्षात्मक का कार्य करती है शरीर में, और हिपेरिन जो है वो आपका ब्लड को पतला रखने में सहयोग करती है। इनकी जो है वो अगर मैं बात करूं कि इनकी संख्या WBC में जो होती है कुल जो न्यूट्रोफिल की, वो लगभग 60 से 70% होती है। तो इतना हमारे काम का नहीं है। अब इसके बाद जो है अगर मैं आपसे कहने लगूं कि ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिका है मैं कह दूंगा भक्षी कोशिकाएं होती है। किस चीज का भक्षण करती हैं? ये हमारे शरीर में जो है वो एक पदार्थ होता है, उसका नाम है आपका फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का जो है वो आपका भक्षण करती है कौन कौन सी? एक तो आपका इओसिनोफिल जिसे एसिडोफिल्स कहा जाता है, एक आपका न्यूट्रोफिल जिसे आपका हेटेरोफिल्स कहा जाता है। ये दोनों जो है ये आपका फैगोसाइटोसिस नामक पदार्थ का भक्षण करने में क्या होती हैं? आपका सक्षम होती हैं। इसके बाद जो है वो नंबर 2 आता है आपका एकर्णिका में WBC। एकर्णिका में WBC भी जो है 2 प्रकार की कोशिकाएं की चर्चा की जाती है। इस एकर्णिका में WBC को भी एक नाम दिया गया है। जैसे आपका मैं बात करूंगा एकर्णिका में WBC। एकर्णिका में WBC को जो है एकर्णिका में WBC को भी जो है वो एग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है, यानी ल्यूसाइट्स कहा जाता है। इसके अंदर भी जो है एकर्णिका में के अंदर भी 2 प्रकार की कोशिकाओं की चर्चा करते हैं। नंबर 1 लिम्फोसाइट्स, नंबर 2 मोनोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स कोशिका होती हैं, ये लिम्फोसाइट्स कोशिका जो है वो मानव शरीर में बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट्स के अंदर भी 2 कोशिकाएं आती हैं। एक तो आपका टी लिम्फोसाइट्स, एक होता है आपका बी लिम्फोसाइट्स। ये टी लिम्फोसाइट जो है वो शत्रु वायरस को पहचानने का काम करती है, और बी लिम्फोसाइट जो है शत्रु वायरस को भक्षण करने में सक्षम होती है, मारने में सक्षम होती है। मेनली होता क्या है, जैसे मान के चलिए कोई आपका ये वायरस होता है, तो ये वायरस जो है जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है, तो शरीर में प्रवेश करने के साथ साथ जो है इसको टी लिम्फोसाइट क्या करती है? आपका पहचान लेती है
कि हमारे शरीर में जो है कोई ऐसा वायरस आ गया जो हमारे शरीर को नुकसान दे सकता है। तो ये टी लिम्फोसाइट जो है वो बी को जो है तुरंत क्या देगी, आपकी सूचना देगी। यानी इस वायरस को टी लिम्फोसाइट ने पहचान लिया और पहचानने के बाद जो है ये बी लिम्फोसाइट को सूचना देती है कि हमारे शरीर में एक ऐसा वायरस आया जो काफी नुकसान दे सकता है, तो बी लिम्फोसाइट एक्टिव होगी। तो जैसे ही बी लिम्फोसाइट एक्टिव होती है तो ये जो है वो तुरंत क्या कर लेती है, इस वायरस को जो है वो आपका भक्षण कर लेती है। लेकिन भक्षण कर लेती है जिसके कारण से शत्रु वायरस को भक्षण का कार्य कौन करती है, बी लिम्फोसाइट, और पहचानने का काम करती है आपका टी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स जो है वो डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी भक्षी कोशिकाएं होती हैं। यानी डब्ल्यूबीसी की भक्षी कोशिकाएं न्यूट्रोफिल और सिनोफिल्स भी हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी की जो है वो सबसे बड़ी भक्षी कोशिका जो है वो कौन सी होती है, आपका मोनोसाइट्स होती हैं। इनकी संख्या जो है हमारे शरीर में कुल डब्ल्यूबीसी की 2 से 10% तक जो है वो आपका क्या होती है, आपका पाई जाती हैं। क्योंकि ये जो है ये मोनोसाइट्स कोशिका ये ऊतक द्रव्य में जाकर जो है ये मैक्रोफेज में बदल जाती है। क्यों? जैसे मान के चलिए कि ये जो है वो आपका कहां गई, आपका ऊतक द्रव में गई, और ऊतक द्रव में जाकर जो है किसमें बदल जाती है, आपका मैक्रोफेज में बदल जाती हैं। और मैक्रोफेज में बदलने के बाद जो है ये अनेक वायरस बैक्टीरिया का क्या कर लेती है, आपका भक्षण कर लेती है। अगर मैं रुधिर प्लेटलेट्स की बात करूं, जो नंबर 3 पर आपका रुधिर प्लेटलेट्स, तो रुधिर प्लेटलेट्स जो है वो आपका एक तरह से जिसे आपका रक्त बिंबाणु बोला जाता है, ये हमारे शरीर में जो है वो आपका 250 से 3 लाख तक होती हैं। यानी आपका 2.5 लाख 2,80,000 ऐसे करके जो है वो आपका प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। यानी इन प्लेटों की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो ऐसे में जो है वो आपका डेंगू ज्वर हो जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि इसे जो है डेंगू हो चुका है तो उसके अंदर जो है प्लेटें कम होने लगती हैं। इसका जीवन काल भी बहुत कम होता है, यानी 3 से 5 दिन का होता है, और ऐसे में जो है वो आपका इसकी मृत्यु भी जो है वो आपका पीलिया में जाकर हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो है ये इन सब से जो है हमसे कोई ना कोई ब्लड से जो है इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद जो है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो ऐसे में जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। उसमें जो है वो आपका कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपका कोई क्वेश्चन इसमें मैंने आपको कोई डाउट लग रहा है तो ऐसे में जो है वो आप व्हाट्सएप पे आसानी से पूछ सकते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।